अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, उनको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं लाहौर से मिस सादिया हमीद। ये डायरेक्टर हैं एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन सेटअप की, जो लाहौर में स्टेप अबव के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके सेटअप के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सादिया हमीद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक्स फॉर हैविंग मी विद यू। थैंक यू वेरी मच। और मेरा नाम सादिया है। मैं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 इयर्स से अब मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक। और मेरा मेन डोमेन है स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ। वैसे तो मैं एडल्ट कंसल्टेंसी भी करती हूँ, लेकिन ज्यादा मेरा टाइम जो है वो इन बच्चों के साथ स्पेंड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स किया था साइकोलॉजी में, जनरल साइकोलॉजी में। और उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल सेंटर से मैंने एटीसीपी किया हुआ है। उसके राइट। बाद मैंने नॉर्थ कैरोलिना से टीच प्रोग्राम किया 2 इयर्स का, जो स्पेशली डिजाइन फॉर ऑटिज्म है। और उसके बाद फिर मैंने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का भी वहीं से किया 1 ईयर का। और उसके बाद फिर तकरीबन अब से कोई 10 इयर्स बैक जब एबीए स्टार्ट हुआ था, तो वो फिर मैंने अमेरिका एक यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एबीए का भी किया, पूरा अपना जो होता है कोर्स उनका। और उसके अलावा वैसे कंटिन्यूसली बुक्स को पढ़ना, थेरेपिस्ट से मिलना, जो मेरे से सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जिनके पास नॉलेज अच्छा है, सभी के पास अच्छा नॉलेज होता है, तो जहां से भी नॉलेज मिले वो लेने की कोशिश पूरी है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को हेल्प कर सकें। और राइट। बहुत स्टार्ट में बहुत अच्छा मैं जॉब से भी मुंसलिक रही। और तकरीबन पिछले कोई 7-8 ईयर से मैंने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, जिसमें मैं 1-to-1 डील कर रही थी। और अब ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स हुए हैं मुझे ये अपना इस तरह का सेंटर बनाए हुए, जिसमें और भी स्टेप टीम है। अबव। स्टेप अब। तो ये हमें बताइए कि स्टेप अबव जब आपने शुरू किया है तो ये स्टेप अबव है क्या, और लाहौर में आप कहाँ मौजूद हैं, और आपने बताया कि 3 साल हुए हैं अभी इसको शुरू किए हुए। जी, लाहौर में हम जौहर टाउन में R1 सेक्टर में है। और स्टेप अबव जो है वो आप समझ लें कि बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हर इदारे में हर डेडिकेटेड टीम बच्चों के लिए काम कर रही है। हम भी उनमें से एक हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बहुत कोई सुपीरियर हैं या बहुत कम। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना, आप समझ लें, अपना हिस्सा डाल रहे हैं बस। जो हमें अब यहाँ अप्रोच कर सकते हैं, वी वेलकम देम। पेरेंट्स की उस पेन को फील करते हुए कि जैसे उनके पास स्पेशल नीड बच्चा है, तो वो कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने उनको कहाँ लेकर जाना है, कहाँ से ट्रीट कराना है। सो मेरे पास जब मैं 1-to-1 सेशंस लेती थी, मेरा क्लिनिक था, तो एक्चुअली स्टेप अबव क्रिएट ही इसलिए किया गया कि मेरे अपने सारे बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि जी आपके इस काम से हम इतने सेटिस्फाइड हैं, आप हर एरिया को टच करते हो, तो आपके पास कोई स्पीच थेरेपिस्ट भी हो और इनको स्कूलिंग की तरफ ले जाने के लिए आप काम करें, तो सबसे पहला राइट हमारे बच्चों का है जब आप ऐसा कोई सेंटर बनाए। सो उन सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरा क्लिनिक पहले फैसल टाउन में तकरीबन 7 इयर्स रहा। तो फिर उन पेरेंट्स के इंसिस्ट करने पे मैंने फिर एक टीम बनाई और फिर मतलब तकरीबन 4 साल पहले मैंने इस पे काम शुरू किया। 1 साल लगा कि क्या हम वो अल्लाह को जवाब दे सकेंगे जिसके लिए हम ये सेंटर बना रहे हैं, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। सो ये सब करते करते में मुझे कुछ 6-7 मंथ्स लगे, फिर कोविड आ गया। बस फिर ऐसे करते करते हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये शुरू कर दिया और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम कर रहे हैं काम। पेरेंट्स हमसे मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि इस सेंटर में, इस सेटअप में आप बच्चों के लिए किस किस्म की कौन कौन सी सर्विसेज दे पा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास इस वक्त जैसे डिफरेंट उस पे एरिया से बच्चे हैं। सिंस डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, जिनके मतलब जिन किड्स विद डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म के साथ हैं, डेवलपमेंटल डिलेज के साथ हैं, सीपी बच्चों के साथ, या फिजिकल एलिमेंट वाले बच्चों को अब हम इसलिए अभी फिलहाल डील नहीं कर रहे
क्योंकि इट्स अ न्यू सेटअप, और हम आहिस्ता आहिस्ता जब देखते हैं कि हम किस लेवल तक सर्विस दे रहे हैं, फिर उससे आगे जाते हैं। हम वो प्रॉमिस नहीं करते जो हमारे पास चीज नहीं है। तो हमने स्टार्ट किया था फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट भी चाहिए है। और चूंकि ये मेरा अपना फील्ड नहीं है फिजियोथेरेपी का, तो मुझे ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि ऐसा ना हो कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो बच्चों को ना दे सकें। तो जैसे अपने विंग्स के नीचे नीचे मुझे जो चीज लगती है कि जो मुझे आती है मैं उसको प्रॉमिस कर सकती हूँ। सो मैंने थ्रू आउट अपनी सारी सर्विस पे इस चीज का बहुत ध्यान रखा है कि मैं वो प्रॉमिस ना करूं जो मैं नहीं कर सकती। तो एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को भी आप आंसरेबल है और अल्लाह को भी। सो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट फिर हमने फॉर सम रीजंस क्लोज कर दिया। सो इसलिए जो फिजिकल एलिमेंट वाले बच्चे हैं वो मेरे पास नहीं है। और हम डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को, ऑटिज्म वाले बच्चों को, डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों को, स्कूल रिफ्यूजल वाले बच्चों को, एडीएचडी वाले बच्चों को अभी हम डील कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरे पास जो है उससे रिलेटेड टीम है और उसी से रिलेटेड सर्विसेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो माशाल्लाह से बच्चे विद इन दीज 3 इयर्स नॉर्मल स्कूल चले गए हैं। एक ये ऑलिव ट्री स्कूल में हमारी बच्ची गई है, और एक कैथेड्रल स्कूल में बच्चा गया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे जब आपके पास बच्चे आते हैं तो वो अपना, कुछ बच्चे अपनी डायग्नोसिस लेके आते होंगे और कुछ जी बच्चे विदाउट डायग्नोसिस भी आते होंगे, तो उनकी डायग्नोसिस की सर्विसेज यहाँ पे हैं या आप कभी रेफर करना पड़ता है, फिर कैसे करते हैं? जी, नंबर वन तो जो मेरा अपना बिलीफ है इन 20 ईयर्स में जो मैंने लर्न किया, वो ये लर्न किया कि आप डायग्नोज करके किसी बच्चे को लेबल लगाने से बेहतर है अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे के अंदर ये चीजें जो है वो मिसिंग है, या उस तरह की नहीं भी है, इवन जो जो आम ब्लेस्ड बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, तो हल तो उसका थेरेपी ही है। हम अपने यहाँ पे परफॉर्मा बेस्ड असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में अब इतना एक्सपीरियंस है कि पता चल जाता है कि बच्चे का कौन सा पहले बेस लाइन पकड़ेंगे तो उसके साथ दूसरी चीजें बिल्ड होती चली जाएंगी। हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि उनको परफॉर्मेंस बेस्ड प्रॉपर असेसमेंट चाहिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट चाहिए। तो फिर उनके लिए हम ये जरूर करते हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं रेफर कर देते हैं। तो यहाँ रखते हैं। तो वो जैसे अमीन मकतब में भेज देते हैं, राइजिंग सन में हम कुछ बच्चों को भेज देते हैं जो वहां से असेसमेंट करवा के फिर वापस आ जाते हैं हमारे पास। राइट। तो अभी इस वक्त तक आप तकरीबन माशाल्लाह कितने बच्चों को सर्व कर पा रहे हैं अभी अपने सेटअप में? जी, हमारे पास चूंकि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, तो अब हमारे पास इस वक्त 12 की स्ट्रेंथ है। पीछे ये 15 की थी, और माशाल्लाह से उसमें मैंने आपको बताया 2 बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम हो गए हैं। और एक बच्चे का तकरीबन तकरीबन इस तरह से प्रोग्राम है कि वो मॉर्निंग में स्कूल जा रहा है और रिमीडियल हमारे पास अभी 2 घंटे ले रहा है। और मेरी टीम की ये एक एंटिसिपेशन है कि इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 इयर्स वो टोटली स्कूल चला जाएगा। और हमारे से फिर वो, तो उस वजह से अब हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट 12, और वो रिमीडियल बच्चा मिला के 13 की स्ट्रेंथ है। राइट। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बच्चों पे काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा मोड ऑफ ऑपरेशन अपना थोड़ा एलैबोरेट करेंगी कि 1-to-1 सेशंस पे ही फोकस होता है, ग्रुप सेशंस होते हैं, क्लास डेवलप करते हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा इसके बारे में अगर बताएं। हमने इसको एक ब्रिज की तरह बनाया है कि जैसे बिल्कुल रॉ बच्चा हमारे पास आता है जिसने पहले कभी कोई थेरेपी नहीं ली हुई, और हमें पता होता है इसका अटेंशन स्पैन बढ़ाने की जरूरत है, फोकस ज्यादा करने की जरूरत है, या ग्रुप एक्सेप्टेंस अभी नहीं है उस बच्चे के अंदर, उसके बिहेवियरल इश्यूज इस तरह के हैं कि कोई दूसरा बच्चा उससे अभी हार्म हो सकता है या कुछ लर्न कर सकता है बिहेवियर। तो उसको हम पहले 2 घंटे 1-on-1 करते हैं, जैसे हाफ एन आवर के स्लॉट्स कर देते हैं, और स्टार्ट करते हैं 1.5 आवर से 2 आवर्स 3 आवर्स 1-to-1 करके। और हम फिर ग्रेजुअली उसको एक 2 to 3 किड्स के स्मॉल ग्रुप में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे भी बच्चे की जितनी भी जल्दी, कुछ बच्चे विद इन अ मंथ ग्रुप में जाने के उस पे हो जाते हैं, कुछ बच्चे 5-6 मंथ्स भी ले लेते हैं कि उनके बिहेवियर्स इतने ज्यादा अभी डिजायरेबल बिहेवियर्स नहीं नजर आ रहे होते। तो हम उनको फिर 1-to-1 पे रखते हैं। साथ का साथ हम पेरेंट्स को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आप भी घर पे ये काम करते रहे ताकि इसकी स्पीड अप हो जाए। और फिर हम उनको पहले स्मॉल ग्रुप में लेकर आते हैं, और फिर जो 5 to 6 किड्स का हमारा एक लार्ज ग्रुप है
उसमें लाते हैं, जो नियर टू स्कूल की जैसे क्लासरूम होती है उसकी तरह है, जिसमें हम व्हाइट बोर्ड भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उनके एकेडमिक स्किल्स पे भी काम कर रहे होते हैं और ऑन सीट पे भी काम कर रहे होते हैं। तो हम साथ साथ ये भी कर रहे होते हैं कि उनको हम ग्रुप ओरिएंटेशन, जिसमें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, शेयरिंग करा रहे होते हैं, हम उनको गेम्स करा रहे होते हैं, क्योंकि प्ले थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो हम मोस्टली ग्रुप में कराते हैं, ताकि इनको फिर स्कूल पे के लिए बच्चे तैयार हो सके। तो 1-to-1 भी है और ग्रुप थेरेपी भी है। ओके। अच्छा, आप डिफरेंट थेरेपी सर्विसेज दे रहे हैं, जिस तरह पहले आप जिक्र किया कि फिजियो भी शुरू किया था, लेकिन फॉर सम रीजन जी उसको थोड़ा लिमिट करना पड़ा। तो जी बाकी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं या बाकी थेरेपीज दे रहे हैं, उनमें भी डिफरेंट थेरेपीज में डिफरेंट इक्विपमेंट या रियल यूज होता है? तो क्या जो जो सर्विसेज या जो जो थेरेपीज आप ऑफर कर रहे हैं, रिलेटेड इक्विपमेंट या मटेरियल वो आपके पास अवेलेबल होता है? जी बिल्कुल होता है। हम अभी इस वक्त जैसे स्पीच थेरेपी सर्व कर रहे हैं, उनकी बिहेवियर थेरेपी सर्व कर रहे हैं, कॉग्निटिव थेरेपी सर्व कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे खुद भी जनरेट करते रहते हैं। और जैसे कुछ पेरेंट्स, मदर्स ने भी ये काम स्टार्ट किया है कि वो मटेरियल बनाते हैं, हम उनसे ऑनलाइन परचेज भी कर रहे हैं। प्लस हमारे जो इस इदारे के साथ एफिलिएटेड हैं एक पर्सन, वो इंग्लैंड में होते हैं, उनको फिर हम यहाँ से सामान बता देते हैं और वहां से हमें लेटेस्ट किस्म की चीजें, ब्लॉक्स, या वो हम ये देखते हैं कि सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लॉक्स के एजेस ना निकले हो और नीटली बने हुए हो, या गाड़ियां हैं, या बच्चों की प्ले की स्किल्स की भी जो इक्विपमेंट है वो भी हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर से मंगवा लें। और यहाँ पे भी बहुत सारी मदर्स ने जो स्टार्ट किया है, बहुत बहुत अच्छा फाइन मटेरियल बन रहा है, वो हम उनसे ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। राइट। तो ऑनलाइन की बात निकली है तो हम ये भी पूछते थे कि आप ये तो उन बच्चों की बात होगी जो आपके पास फिजिकली आ रहे हैं और आपकी सर्विस ले रहे हैं, तो क्या आप ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं? ऑनलाइन सर्विसेज का भी ऐसा है कि ये ऑन एंड ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन जब आप हमें बता रहे होते हैं तो वी हैव टू सिट विद द चाइल्ड, और उससे काम करवाना वो हमारे लिए और डील हो जाती है। लेकिन अगर किसी पेरेंट को जैसे सिर्फ सजेशन चाहिए हो, हम उनको ऑनलाइन जैसे बिहेवियरल फॉर्म्स सेंड कर देते हैं, वो हमें वापस भेज देते हैं। तो हम इस तरह से एक ऑनलाइन सर्विस जरूर दे रहे हैं कि हम उनको ऑन कॉल ही बता देते हैं कि ये वाला बिहेवियर है, तो आप उसको इस स्ट्रैटेजी कर लें, और इन रिटर्न वो हमें भेज देते हैं, हम उनको भेज देते हैं। ऑनलाइन हम यानी मीडिया के थ्रू अभी इतना काम कर रहे हैं। हाँ, एडल्ट कंसल्टेंसी में तो ऑनलाइन बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। लेकिन बच्चों के साथ जो पेरेंट्स विलिंग होते हैं कि वो खुद बैठ के साथ करवाते हैं, तो हम ऐसे भी करते हैं। जैसे इस वक्त मेरे पास 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉटलैंड से हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं। तो और मैं उनको हालांकि कभी इन पर्सन नहीं मिली हूँ, लेकिन उनकी मदर को हमने पूरा पहले गाइड किया वीडियो कॉल के थ्रू कि आप इस तरह से टेबल चेयर बनाएं, इस तरह से मटेरियल लें, और हम उनको गाइड करते जाते हैं, और वो हमें पूरा रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, और हम उनको यहाँ से ही उनको गाइड करते हैं कि अब आप उसके बच्चे ने ये काम कर रही है, अब आप उसको ये करवाएं। और यहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ काम करके उनको एक डेमो दे देते हैं कि इस तरह अपने बच्चे को कमांड देनी है। तो माशाल्लाह से तकरीबन पिछले 6 मंथ से वो बच्चे के साथ हमारा काम चल रहा है, और स्पीच में भी उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और ऑन सीट बिहेवियर उस बच्चे का बहुत बेहतर हो गया है। और अब वो कह रही थी कि मैं जब भी पाकिस्तान आई तो आपका यहाँ पे जो मैं 2 महीने भी रही तो यहाँ जरूर आऊंगी, ताकि मुझे ट्रेनिंग मिल रही है इतनी अच्छी, तो मैं इन पर्सन भी आके आपसे ट्रेनिंग लूंगी। तो इस तरह का हम ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं। ओके। तो आपने शुरू में अपने इंट्रो में बताया अपने बारे में, तो डिटेल से बता दिया। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं सेटअप में? जी, मेरे साथ एक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो यूएमटी की ग्रेजुएट है, और एक स्पेशल एजुकेशनिस्ट है, हमारे पास स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, और स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। क्योंकि पैथोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो बच्चों की असेसमेंट, डायग्नोसिस वो करती हैं, और साथ हमारे पास जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो फिर साथ असिस्ट करती हैं उनको सेशंस लेने के लिए। प्लस हमने एक, अब जो कि बहुत नीड फील हो रही है, तो हमने एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अभी रिसेंटली हायर की है। वो अब जैसे जैसे हमें बताएंगी हम उसके अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट भी लेंगे, और इंशाल्लाह ताला बच्चों की ओटी के ऊपर भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जब
नए नए मेंबर्स भी आप ऐड करती जा रही हैं, ओटी जिस तरह ओटी भी ऐड किया आपने, स्पीच थेरेपी भी, तो आप अपने जो स्टाफ हैं या कोलीग्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको हायर कर जो उनकी एक्सपीरियंस है और एजुकेशन है, उसके अलावा कोई जी चीज भी आपको चाहिए होती है कि ये क्वालिटी भी हो उनमें? जी, मैं क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ इस मामले में, इस वजह से मैंने आपको बताया हम बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इवन स्टूडेंट्स एंड थेरेपिस्ट, क्योंकि मैं बहुत इस मामले में चूजी हूँ कि जब कोई हमारे पास आए, मैं सिर्फ ये नहीं देखती कि उसकी क्वालिफिकेशन वो इम्पोर्टेंट चीज है, उसका एक्सपीरियंस उसका कितना है। कई दफा ऐसे भी लोग आपके पास आते हैं जिनके एक्सपीरियंस नहीं होता और वो जॉब करेंगे तो एक्सपीरियंस बनेगा ना, हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोग तो नहीं रख सकते। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि उनका अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स किड्स क्या है, वो कितने सिंपथेटिक हैं। क्योंकि देखिए जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं वो समटाइम्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। तो वो टाइम होता है हमारा टेस्ट टाइम कि हमने कितनी पेशेंस शो करनी है। वो चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट देखती हूँ कि इनका बच्चों के साथ टुवर्ड्स किड्स इनका क्या बिहेवियर है, इनका क्या एटीट्यूड है और इनका टॉलरेंस लेवल क्या है। क्योंकि आप हमें नहीं पता कि बच्चा आउट ऑफ ब्लू एकदम से कोई चीज थ्रो कर दे, हिट कर सकता है, स्क्रैच कर सकता है। तो अब ये जैसे मेरे हाथों पे कितने निशान है जो स्क्रैच से आए होंगे, हमें उस वक्त अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना आता है कि नहीं आता। हम बच्चे के ऊपर फ्लेयर अप नहीं हो सकते, हम बच्चे को हिट नहीं कर सकते, हम बच्चे को हार्म नहीं कर सकते। तो वो मैं सबसे पहले जरूर देखती हूँ कि इनका टॉलरेंस लेवल कैसा है बच्चों के साथ, तो फिर मैं उनको हायर करती हूँ। राइट। अच्छा, चल वो हायर हो गए तो उसके जी तो मैंने ये भी देखा है कि इस फील्ड में भी रेगुलर ट्रेनिंग की या अपनी जी अपडेट की जरूरत पड़ती रहती है, जैसे जैसे नई रिसर्च या टेक्निक्स आती हैं या फिर पुरानी टेक्निक में कोई नया वर्जन आ जाता है, तो जी उसको लेके चलते हैं आप ट्रेनिंग अपडेट्स? जी, हमने ऐसे रखा हुआ है कि जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर जब कभी ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं, तो हमने इसको रोटेशन पे डाल दिया हुआ है कि जैसे किसी एक टाइम पे हमारा कोई 2 टीम मेंबर्स चले जाएं ताकि यहाँ की भी सर्विसेज अफेक्ट ना हो। और अगर आफ्टरनून में होती है तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम उन पे जाकर नई से नई चीजें सीखें। प्लस हम यहाँ पर खुद भी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते रहते हैं। जैसे कोई हमें फील्ड से कोई प्रोफेशनल को पता चलता है कि उनकी इतनी क्रेडेंशियल एबिलिटीज हैं, तो हम उनको यहाँ पे इनवाइट भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आके भी, जैसे अभी रिसेंटली हमारी स्पेशल ओलंपिक्स की टीम मिस रोबाब वगैरह वो सारी टीम यहाँ आई थी और वो हमें बच्चों की फिजिकल उन्होंने प्ले स्किल्स के ऊपर हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग वर्कशॉप दी, 2 दिन के लिए वो आए थे। और हमने सबको फिर अपने सारे स्टाफ को अवेलेबल किया, बल्कि इवन पेरेंट्स को भी किया कि आप भी आके सीखें और समझें। तो उन्होंने हमें तकरीबन 2 दिन के लिए उन्होंने 2 आवर्स डेली का हमें यहाँ पे वर्कशॉप करवाई। फिर हम यहाँ पर ही अपने स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट को बुला के स्पीच से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे भी वर्कशॉप कराते हैं। और जैसे हमारा जो डाउन सिंड्रोम ग्रुप है उसमें पे भी हम उस वक्त फिर जूम पे साथ जो पेरेंट्स भी साथ आना चाहिए उनको भी हम ले लेते हैं। प्लस हमें कहीं पता चलता है कि कोई और वर्कशॉप करा रहा है, कोई ट्रेनिंग का कोई नई रिसर्च आई है, तो हम उस पे भी जरूर अटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम जाके नई से नई चीजें सीखते रहें। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो यही है, वो ये है कि जो आपके सेटअप की सेशन वाइज या स्कूल की मंथली या जैसे भी आप फीस चार्ज करते हैं, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर को अगर अपना बता सकें आप हमें। जी, हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के प्रोग्राम है। जैसे एक 2 आवर्स का 1-to-1 प्रोग्राम है जिसमें जैसे मैंने बताया इनिशियल जो बच्चे आते हैं जो सिर्फ अभी जिनको बहुत इंटेंसिव किस्म की बिहेवियर थेरेपी चाहिए होती है और रेडी करना होता है ग्रुप के लिए, एक वो है। एक 3 आवर्स प्रोग्राम है जिसमें हम ग्रेजुअली एकेडमिक भी ऐड कर देते हैं। और एक 4 आवर्स प्रोग्राम है जिसमें फिर हम उनको ओटी भी ऐड कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कौन सी फैसिलिटी बच्चे को चाहिए। लेकिन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है 20,000 पर मंथ से, 5 डेज अ वीक, 2 आवर्स वाला। और ये जाता है जो 4 आवर्स प्रोग्राम है वो 35,000 तक जाता राइट। अच्छा, अभी पहले जिक्र हुआ कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग का भी आपने जिक्र किया कि वो भी है। आप जी रेगुलरली करते रहते हैं, प्रोग्राम्स भी और सेशंस भी। तो एक जी होती है पेरेंट्स की कि जी हमें सेशंस भी ऑब्जर्व करने दें, तो जब पेरेंट्स डिमांड जी करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं?
जी। आपने भी जैसे स्टार्ट में पूछा कि ये जैसे हमने सेटअप बनाया था, इसकी कोई रीजन थी या क्या था, तो मैंने भी आपसे कहा कि माशाल्लाह से हर कोई अपने अपनी कैपेसिटी में सर्व कर रहा है इन बच्चों को। मैंने भी बहुत अरसा जॉब की थी, तो बेसिकली जो मुझे चीज मिसिंग लगती थी हमेशा से, वो ये लगती थी कि एज अ थेरेपिस्ट तो हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को लूप में नहीं लिया जाता। बहुत सारे सेंटर्स में मैंने ये चीज देखी थी कि पेरेंट्स को, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को वो लूप में नहीं लेते। क्या पेरेंट्स को कहते हैं कि नहीं आप बाहर रुके, हमारा डिसिप्लिन फिर मेंटेन नहीं होता। तो मैंने पेरेंट्स की उस एगनी को देखा था कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि हमने बच्चे के साथ कैसे काम करना है। हमने यहाँ पर अपनी तरफ से अभी तक इन 3 सालों में कोशिश की है कि इसको इतना क्रिस्टल क्लियर रखा है कि ज्यादातर पेरेंट्स हमारे यहीं पे रुके हुए होते हैं, और पेरेंट्स की आपस की इंटरेक्शन हमने इतनी अच्छी बनाई है। और हम आफ्टर एवरी 2 मंथ्स एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप करते हैं, जिसमें सारे पेरेंट्स को बुलाते हैं। हम उनको कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर, जैसे मैं थोड़ा सा बताती हूँ फॉर 15 to 20 मिनट्स, जैसे हम पिक कर लेते हैं कि पूरे 2 महीनों में ज्यादातर पेरेंट्स ने क्या कंप्लेंट्स की हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होके पेरेंट्स को आपस में डिस्कस करने का टाइम देते हैं कि आप एक दूसरे से सुन के हौसला अफजाई करें कि मेरा बच्चा इस तरह का था, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने कितनी जान मारी, तो मेरा बच्चा आज यहाँ तक आया है। तो जो न्यू आते हैं बिगिनर्स, उनको बहुत उससे उम्मीद मिल जाती है कि मेरा बच्चा भी प्रोग्रेस कर सकता है। या जो जिनके बच्चे बहुत ज्यादा जैसे काम करने से स्कूल चले जाते हैं, उनको भी हम जरूर इनवाइट करते हैं कि आप बताएं, ताकि ये पेरेंट्स गिव अप ना कर दें। और प्लस यहाँ पर आए, ऑब्जर्वेशन करें, और हम ऑन हैंड ट्रेनिंग भी देते हैं पेरेंट्स को कि जैसे 2 दिन हमने ऑब्जर्वेशन कराई है, अब तीसरा दिन पेरेंट यहाँ बैठ के हमें सेशन लेकर दिखाए, ताकि हम उन्हें बता सके कि नहीं, आपकी टोन में ये चीज थी, प्रॉम्प्ट कहाँ जाके देना था। क्योंकि देखिए ये एक ले पर्सन को नहीं पता कि प्रॉम्प्ट कितना देना, रीइंफोर्समेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। हम इतनी छोटी छोटी चीजें भी इनको देते हैं, प्लस हम उनको हैंड आउट्स भी देते हैं कि आप ये घर में पढ़ें। जो पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमें इस तरह से इंग्लिश में समझ नहीं आती, उनको हम ट्रांसलेट करके मोटे मोटे चंक्स में उर्दू में दे देते हैं कि आप पढ़े जरूर, फिर भी नहीं समझ आ रही आप आके हमसे डिस्कस करें और ऑन हैंड ट्रेनिंग लें, और बता देखें कि कहाँ कितनी दफा कहने के बाद कौन सी वाली प्रॉम्प्ट देनी है। हम इतनी डिटेल में पेरेंट्स को सिखाते हैं। और इसकी एक रीजन है, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको 2 मिनट की ये भी बात जरूर करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली हमारे पास एक मदर आई हैं, वो बड़ी कमिटेड है माशाल्लाह, वो दूसरे शहर से यहाँ आई हैं कि जी लाहौर में मुझे पता चला थेरेपी अच्छी है, और उस बच्चे का न्यूरोलॉजिस्ट भी लाहौर से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और ये नॉर्मल स्कूल में नहीं चल सकता, आपको उसको ट्रेनिंग दिलवानी होगी। तो वो यहाँ आई, और 1 महीने के बाद हमारी सिटिंग हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपसे एक बात पूछनी है, अगर आप भी मुझे डांटेंगी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों डांटूंगी। कहती है मैं हर एक से डांट खाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा 7-8 साल का हो गया, ये स्कूल जिस स्कूल भेजती हूँ ये रिफ्यूज होके आ जाता था। तो इवेंचुअली फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मुझे हर कोई ये कहता है कि आपका बच्चा डिफरेंट है। तो डिफरेंट का क्या मतलब होता है। तो मैंने ये सोचा कि हम एज ए प्रोफेशनल छोटी छोटी चीजों को नोटिस ही नहीं करते, हम पेरेंट्स को बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, उनको नहीं समझ आती। वो पहले ही सोसाइटी को फेस कर रहे हैं, स्टिग्मा है ना कि वो हो तुम्हारे गुनाहों की सजा है जो तुम्हें ऐसा बच्चा मिला, वो पहले वो फेस कर रहे हैं। घर में अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो उनकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर ऊपर से हम प्रोफेशनल भी उनको वजन डाल देते हैं बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज बोल के। तो पेरेंट्स को तो डिफरेंट का मतलब अगर नहीं पता, तो उनको मेरे बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी कहाँ समझ आएगी कि डिजायरेबल बिहेवियर क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होती है। उनको तो डिफरेंट का मतलब नहीं पता। तो मैंने उनको जस्ट सिंपल सा ये बताया कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। उन्होंने कहा जैसे पंजाबी में बोल लेती हूँ और उर्दू बोल लेती हूँ। मैंने उनको पूछा क्या वो सेम है कि डिफरेंट है, कहती नहीं डिफरेंट है। मैंने कहा ये फर्क है कि हर बच्चा डिफरेंट है, उसने डिफरेंट तरीके से सीखना है, उसको समझ डिफरेंट आनी है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो कहती है इतनी सी बात थी तो मुझे कभी किसी ने समझाई नहीं। तो कई दफा हम छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा इस सेंटर का एम यही है कि हम एनेबल करें, एनेबलिंग पे काम करें, सेल्फ रिलायंस पे काम करें, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। तो ये वो एक चीज है जो जिसकी वजह से मेरा ये एम था कि हम यहाँ पर पेरेंट्स को मैक्सिमम इन्वॉल्व करेंगे, उनको सिखाएंगे, ताकि वो सारी जिंदगी हमारे डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो।
अच्छा, और एक और चीज भी है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बच्चे ने कौन सा कुछ सीख लेना है, तो इसको स्कूल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं, इसको घर में तुम सिखाओ। एक मदर ने मुझे ये रिपोर्ट किया कि मैं इतनी थक जाती हूँ कि मुझे रोने को दिल करता है, लेकिन मेरे पास कोई कंधा नहीं है कि मैं किसी को बता सकूं कि मुझे क्या तकलीफ है, क्योंकि मुझे इसको सिखाना और मुझे आता नहीं, मैं कैसे सिखाऊं। और जब वो ये नहीं कुछ सीखता है तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि तुम ही किसी काबिल नहीं हो। तो मैं ये थ्रू आपके इस चैनल और ये एक अच्छे इनिशिएटिव के ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प लें, थके नहीं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसमें अगर आप थक जाएंगे तो बच्चा भी कुछ नहीं सीखेगा और पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें एक टीम बनाने की जरूरत है विद पेरेंट्स, उनके बगैर काम नहीं हो सकता। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए या बच्चे के लिए, बेटा बेटी वटेवर, उसके लिए ऐसे सेंटर या सेटअप को तलाश कर रहे हों, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो उस सेंटर में हों या उन प्रोफेशनल्स में हों, उनके पास जाएं? बहुत से वेरी बिजनेस वैलिड ओरिएंटेड भी हैं। क्वेश्चन। जी जी जी, ये बहुत ही आपने जैसे कहते हैं ना दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन कर लिया। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, अब इन इतने साल की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत एक डाटा आपके पास आ जाता है। तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं जी हमारा बच्चा पिछले 5 साल से एक सेटअप में जा रहा है लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, इतने साल से फलां थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहा है लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। ये देखना पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट दे आर सीकिंग फॉर। वो एक्चुअली, एक तो उनको ये पहले पता होना कि उनके बच्चे के लेवल्स कहाँ हैं। अभी तक तो हम भी इतना क्लियर नहीं होते हैं कि हर बच्चे के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज हैं। पता नहीं वो कहाँ से एकदम से एक नई आपको प्रोग्रेस दिखा देता है। ये एक साइड पे रख के पेरेंट्स को पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। मुझे जब जाना है तो मुझे उस थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन या उसका एक्सपीरियंस पता होना बहुत जरूरी है, और कितने अरसे के बाद मुझे चेंज नजर आना शुरू हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा तो मैंने जाके उनको क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जर्वेशंस करनी है, देखना है कि उनके वहां पे काम किस तरह से हो रहा है। और वो काम जब मैं घर आके करती हूँ तो क्या मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कहीं उसकी कैपेसिटी से बहुत ऊपर के गोल्स तो नहीं है। क्योंकि हमने पेरेंट्स को खुश नहीं करना। मैं भी आज बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे से आईपी बना के बड़ी बड़ी सी फैंसी सी वर्डिंग यूज करके दे सकती हूँ, लेकिन क्या वो मेरे पास आए हुए बच्चे की नीड्स को कैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मेरा बच्चा 0 पे खड़ा है तो मैंने 5 से पेरेंट्स को खुश करने के लिए नहीं शुरू करना, मुझे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी है और बच्चे के साथ भी काम। और कई दफा ऐसा होता है कि मेरे बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है लेकिन मुझे ही नहीं पता उस पोटेंशियल को यूज कैसे करना है, तो मैं पेरेंट्स को कैसे गाइड करूंगी। तो पेरेंट्स को ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं जहां लेकर जा रही हूँ या लेके जा रहा हूँ उस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है ये जरूर पूछें, और वर्क एक्सपीरियंस पूछें, और उनका डेटा भी पूछें कि आपने अब तक कितने बच्चों को डील किया है, या आपकी मतलब कोई प्रोग्रेस स्टोरी क्या है। यहाँ से फर्क पता चलता है कि हाँ, क्या मैं सिर्फ एक मिशनरी वर्क कर रही हूँ कि मैं बच्चा लेके बस बैठ जाती हूँ। सुबह आता है, मैंने ऐसे भी प्रोफेशनल्स में आपको बताऊं, मैंने बात सुनी है जो कहते हैं कि आप कोई भी काम ना करें, बच्चे को सिर्फ एक स्केड्यूल दे दें, बच्चा तब भी इम्प्रूव कर जाता है। सो ऐसी भी है, पार्शली मे बी यस। मैं भी कहती हूँ आप एक स्केड्यूल जरूर दें, लेकिन स्केड्यूल के साथ मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जो स्कूलिंग दे रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या काम करवा रहे हैं। ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, प्रोफेशनल की भी सेल्फ वैल्यूएशन चलती रहनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमने वीक में एक दिन रखा हुआ है। हम फ्राइडे को जैसे हमारे 1:30 पे ऑफ हो जाता है जल्दी, तो हम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बैठ के हर फ्राइडे हमने एक केस स्टडी करना होता है। वो चाहे रिपीट होता रहे, लेकिन सारे प्रोफेशनल्स अपना इनपुट देते हैं कि जी मेरा इतना काम हुआ है, इस बच्चे ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया है, ये बिहेवियर जो है वो अचीव नहीं हुआ, ये गोल अचीव नहीं हुआ, या ये अचीव हो गया है। हम वहां पर हमने एलईडी लगाई हुई है, उसके ऊपर हम उसकी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और हम सारे अपना अपना इनपुट देते हैं। तो इस तरह हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़ी जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। राइट।
अच्छा, एक चीज जो हमारे यहाँ, हमारे जैसे माशरे में काफी कॉमन है कि हम वो अल्फाज या फ्रेजेस अभी भी बहुत फ्लुएंटली यूज कर लेते हैं जो बाकी जगहों पे एक तरह से बैन भी हो चुके हैं। जी एबनॉर्मल बच्चे या इस तरह के वर्ड्स उसकी जगह बहुत सॉफ्ट वर्ड्स और डिफाइन हो चुके हैं बहुत से वर्ड्स। तो आप क्या समझते हैं कि उन अल्फाज के इस्तेमाल से बच्चों पे और बच्चों के पेरेंट्स पे फर्क भी पड़ता है कि नहीं? जी, फर्क पड़ता है। अभी ये जो हमारी 3 दिसंबर में जो था उस डिस्कशन, उसपे भी मैंने वैसे ये बात कही थी कि हमें ये देखना जरूरी है कि बच्चे को हम बुला कैसे रहे हैं। अगर हम एक बच्चे को कह रहे हैं एब नॉर्मल, जैसे एब नॉर्मल, एब का मतलब है अवे फ्रॉम, एब नॉर्मल, एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज एब नॉर्मल। लेकिन एब नॉर्मल की आगे से हमने क्लासिफिकेशन क्या कर दी, जो जो पागल होगा, जिसको कुछ नहीं आता होगा, जो बहुत वियर्ड होगा, जो बहुत स्पेशल होगा, डिफरेंट। अभी आप स्पेशल को भी आप देखें, स्पेशल का मतलब तो पॉजिटिव भी हो सकता है। स्पेशल मीन्स जो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी तो हो सकता है। हमने उसकी टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन या एलैबोरेशन उसको ऐसे कर दी हुई है कि जिसको कुछ समझ ना आ रही उसको मैं एबनॉर्मल कह देते हैं, कि इसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो एबनॉर्मल है। हालांकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी तो एबनॉर्मल हो सकता है। वो काम जो मेजोरिटी नहीं कर रही, दैट इज एबनॉर्मल। तो हाँ, अब जो हमने अपनी जुबान में कर लिया है ना, पागल, ये इसको कुछ नहीं आता, ये करने से तो उसकी सेल्फ स्टीम लो होगी। इवन जो बच्चे बहुत ज्यादा डिसबिलिटीज के साथ हैं, फॉर एग्जांपल जिनके ब्रेन की डेवलपमेंट में ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जो, जिनको हम कहते हैं कि न्यूरल कनेक्शंस ही नहीं है, या हेमिस्फेरिक कोई प्रॉब्लम है, वो ये बच्चे लर्न नहीं कर सकते या उतनी स्पीड में नहीं कर सकते, उनको भी एक अच्छे अंदाज से बुलाने का, उनके लिए भी एक अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे बड़े भी कहते थे ना कि जिस नाम से बुलाया जाता है बच्चे के अंदर वो खुसूसियात आ जाती हैं। तो हम बुलाते वक्त भी हमारे बड़े बुरा मनाते थे कि बुरे नामों से नहीं बुलाया जाए। तो ये तो हमारे दीन के अंदर भी है कि अच्छी नामों से बुलाओ, अच्छी जुबान से गुफ्तगू करो। तो हम उन बच्चों को उनके नामों से बुलाएं, उनको जैसे अभी आजकल अच्छा है, ये बैन हो गया है ये कहना नॉर्मल, और ये किड विद डिफरेंट एबिलिटीज, विद स्पेशल एबिलिटीज, ये अच्छी बातें हैं, इस तरह से जरूर करना चाहिए, इसी तरह से ही इनका नाम लेना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चे का अपना नाम है उसको उस नाम से ही बुलाना चाहिए, उसके साथ कोई लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक है। जैसे देखिए, अगर मेरे पास एक कप है, कप के अंदर चाय है, अब मैं यही कहूंगी ना, इस कप में चाय है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये पूरी का पूरा चाय ही है, उस कप को तो मैंने छोड़ ही दिया। अगर मेरे अंदर कोई एक ऐसी डिफरेंट एबिलिटी है या एक चैलेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी की पूरी ही डाउन सिंड्रोम हो गई हूँ, मैं पूरी की पूरी ही ऑटिस्टिक हो गई हूँ। वो वन पार्ट ऑफ मी तो हो सकता है, होल मी नहीं हो सकता। तो अच्छे नामों से बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो इसी मशवरे और एडवाइस के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। हमारे तमाम क्वेश्चन तकरीबन पूरे हो चुके हैं और हमारा टाइम भी जो है ना वो पूरा हो रहा है। तो एक आध थैंक यू क्वेश्चन को सो मच, हमने मैं स्किप तो कर पता दिए। ही नहीं चला टाइम का आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन वेलकम। कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वो भी आज ऑफ डे था। तो थैंक यू वेरी एक मच चीज तो वंस टाइम अगेन। पे है कि पेरेंट्स को मैं इनवाइट करती हूँ, वेलकम करती हूँ। इवन हम इससे भी कम फीस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे पेरेंट्स को अकोमोडेट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो पेरेंट्स आए, जरूर आके देखें, सेटअप को देखें, हमसे मिलें, हम जो हेल्प कर सकते हैं मैं करने को रेडी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच जी। और हम समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो हमें आपके बारे में, आपके सेटअप के बारे में मिली है, ये व्यूवर्स के लिए, लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह। इसी के साथ हम तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो वीडियो देख रहे थे। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।